हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है चेंज ओवर। जैसे कोई भी जब सॉफ्टवेयर नया लेते हैं हम अपने सिस्टम में, कोई भी नया सिस्टम जब एडॉप्ट करते हैं तो उसको चेंज कैसे किया जाता है, यानी टॉपिक का नाम है चेंज मैनेजमेंट कह सकते हो या चेंज ओवर कह सकते हो। कि जब भी हम कोई नया सिस्टम लेते हैं तो उस नए सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे या फिर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी कह सकते हो, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट या जो नए सिस्टम लिए उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि यह एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू डीलिंग विथ चेंज बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। मतलब चेंज मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके द्वारा हम चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर को पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी। A somewhat ambiguous term. Change management has at least three different aspects. चेंज मैनेजमेंट में जनरली तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे एक पहला तो हो गया एडॉप्टिंग द चेंज, चेंज को कैसे अडेप्ट किया जाए। उसके बाद कंट्रोलिंग चेंज एंड इफेक्टिव इफेक्टिंग चेंज। जनरली क्या होता है, कहीं पे भी अगर कुछ चेंज मैनेजमेंट की बात की जाती है तो फिर लोगों में थोड़े ये होते हैं कि डर की पता न चेंज होने के बाद किस तरह से हमारे सिस्टम का काम होगा। तो इसलिए कोई भी चीजें चेंज करने से पहले उनके कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। अब प्रोएक्टिव अप्रोच, इसमें जो कुछ जो भी अप्रोचेज हम लोग फॉलो करते हैं चेंज करने के लिए वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चेंज इज एट कोर ऑफ ऑल थ्री एस्पेक्ट्स। इन तीनों एस्पेक्ट्स के लिए कोर होता है प्रोएक्टिव अप्रोच। मतलब कभी भी जबरदस्ती के चेंजेस नहीं होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी हमारा चेंज होता है, चेंज मैनेजमेंट होता है, वहां पे बहुत ध्यान या बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। Change management means defining and implementing procedures and or technology to deal with changes in the business environment। मतलब आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट में जो भी आप चेंज करने जा रहे हो, चाहे तो वो टेक्नोलॉजी के चेंजेस हों या प्रोसीजर्स के चेंजेस हों। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम चेंजेस करते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। तो इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इन्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ डिटेल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पूरे डिटेल को एक सिस्टमेटिक अप्रोच में उसके ट्रैक को रखना चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। आफ्टर द यूजर आर ट्रेंड, जब हमारे यूजर ट्रेंड हो जाते हैं उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटराइज सिस्टम को चलाने के लिए और उस पे वो वर्क करने लायक हो जाते हैं, वर्किंग हैज टू शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड वर्किंग। कहने का मतलब जब हमारे यूजर भी ट्रेंड हो गए कि वो कंप्यूटराइज्ड काम कर सकते हैं तो फिर हम अपने सिस्टम को के वर्किंग को मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड वर्किंग में शिफ्ट करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ओवर। अब चेंज ओवर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो जिन्हें हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कौन से स्ट्रेटजी यूज करते हैं। चेंज ओवर के कुछ स्ट्रेटजीज हैं। जैसे पहला स्ट्रेटजी है हमारा डायरेक्ट चेंज ओवर। पहला स्ट्रेटजी है डायरेक्ट चेंज ओवर, यानी हम लोग अगर सीधे जो भी हमको चेंज करना है सीधा हम मैनुअल से कंप्यूटराइज पे शिफ्ट हो जाए या फिर ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं न्यू सिस्टम में, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट चेंज ओवर। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड सिस्टम को बाय द न्यू सिस्टम, नए सिस्टम से कंप्लीटली रिप्लेस कर देते हैं। बट ये बहुत ही रिस्की अप्रोच होता है। इट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, क्योंकि ये इतना रिस्की है कि अगर जरा सा भी फेल हुआ तो फिर आपके सारे काम रुक जाएंगे। इसलिए इस तरह का चेंज ओवर करने के लिए सिस्टम का टेस्टिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए और ट्रेनिंग, ये दोनों बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला एडवांटेज है
इट कॉस्ट अ लेस अमाउंट ऑफ मनी, इसमें कॉस्टिंग कम लगता है क्योंकि सब चीज एक साथ ही सेटअप हो जाता है। उसके बाद इट इज वेरी इजी टू मेक चेंज ओवर, इस तरह के चेंजेस करने बहुत आसान है, बहुत इजी है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, इट इज मोर रिस्की, ये बहुत ही रिस्की होता है बिकॉज जरूरी नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सिस्टम आपका सक्सेसफुल रन करे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा क्योंकि मैनुअल वर्क आपने छोड़ दिया है और ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करता है। दूसरा तरीका है, इट इज दूसरा डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट माइनर एरर्स। अगर कुछ छोटे मोटे एरर्स हैं तो जब तक वो एरर आएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, एज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैरेलल सिस्टम, कोई पैरेलल सिस्टम है नहीं। तो अगर बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एरर्स रह सकता है आपके सिस्टम में, कोई माइनर एरर रहे और बाद में वो छोटा छोटा एरर एक बड़ा अमाउंट बन जाए या एक बड़ा एरर बन जाए। जैसे अगर अमाउंट में ही एक 5 पैसे या 10 पैसे का चेंज आता है और ट्रांजेक्शन्स डेली के 1000 या 10,000 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो सोचो 1 साल के बाद उस ट्रांजेक्शन के वो छोटा अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा। नाउ समटाइम्स मेजर एरर्स कैन बी टर्मिनेट द सिस्टम, कभी कभी कोई मेजर एरर आ गया जो आपको पूरे सिस्टम को टर्मिनेट कर सकता है और पूरे सिस्टम को स्टॉप कर सकता है, जिससे देयर विल बी डिफिकल्टी ऑफ बैकअप, बैकअप की भी डिफिकल्टीज हो सकते हैं, मतलब अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हुए तो। But in some system, it is mandatory to have the direct cut over because sometimes operating conditions can only support a single system. लेकिन कुछ ऐसे भी सिस्टम्स है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको इसी टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वह सिस्टम एक ही टेक्निक सपोर्ट करता है एक बार में। तो वहाँ तो मजबूरी हो जाएगा, वहाँ पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर टेस्टिंग और ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। नाउ इसके बाद हमारा एक, ये तो था डायरेक्ट चेंज ओवर, इसके बाद हमारा एक दूसरा मेथड है, वो कहता है पैरेलल चेंज ओवर। सेकंड मेथड है पैरेलल रन या पैरेलल चेंज ओवर भी इसको बोलते हैं। पैरेलल रन का मतलब क्या है कि इसमें हमारा जो पुराना सिस्टम है उसे भी, मतलब इन पैरेलल रन बोथ द सिस्टम, जो पुराना सिस्टम और नया सिस्टम दैट इज कंप्यूटराइज सिस्टम और मैनुअल सिस्टम, दोनों को साइमल्टेनियसली सर्टेन डिफाइंड पीरियड, कुछ समय के लिए जैसे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, दोनों को पैरेलली पैरेलली चलाते हैं। सेम डेटा से दोनों को प्रोसेस करते हैं बोथ सिस्टम में। और इसका ये स्टेट, और उसके बाद ना लास्ट में हम डेटा को मैच करा के देख लेते हैं कि दोनों का डेटा सेम आया कि नहीं। यह स्ट्रेटजी बहुत लेस रिस्की है, बहुत कम रिस्की है, बट मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको सेम काम को दोबारा करना पड़ रहा है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और भी कुछ रीजन है, जैसे मैनुअल रिजल्ट कैन बी कंपेयर्ड विथ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, इसमें मैनुअल रिजल्ट को कंप्यूटराइज सिस्टम के रिजल्ट से कंपेयर कराते हैं। द ऑपरेशन वर्क इज डबल, इसमें आपका काम डबल हो जाता है। Failure of computerized system at early stage does not affect the working of the organization because the manual system continues to work as it used to do। इसमें अगर फेल्यूर भी होता है सिस्टम तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि साथ में मैनुअल सिस्टम भी आपका काम कर रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस इवन माइनर एरर कैन बी डिटेक्टेड, चूंकि मैनुअल भी चल रहा है और कंप्यूटराइज भी चल रहा है, लास्ट में दोनों को हम मैच कराएंगे तो यहाँ पे अगर एक छोटा से छोटा एरर भी आया तो उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। देयर इज नो रिस्क इफ देयर डज नॉट ऑकर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी होता है तो भी इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपका एक पैरेलल सिस्टम पहले से रन कर रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव कन्वर्जन स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें दो सिस्टम एक साथ काम कर रहा है, मैनुअल भी और कंप्यूटराइज भी। देर इज ऑलवेज ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, इसमें बहुत सारा टाइम भी जाता है और बहुत सारा पैसा भी जाता है, ये महंगा अप्रोच है। नाउ इसके अलावा और भी कुछ अप्रोचेज हैं, जैसे एक अप्रोच कहा कहते हैं पायलट रन, तो एक और अप्रोच है हमारा पायलट रन।
देखो, पायलट रन भी एक तरह का पैरेलल सिस्टम ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ही सिस्टम को एक साथ रन न कराकर, जब भी हमारा सिस्टम खाली रहे, नया सिस्टम जब खाली रहे, तो प्रीवियस ईयर्स के डेटा यानी पिछला डाटा, पिछले रिकॉर्ड को हम सिस्टम में डाल के प्रीवियस पीरियड के डेटा को सिस्टम में डाल के हम सिस्टम को चेक करते हैं, होल पार्ट ऑफ सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे जो डेटा पहले से डाला हुआ है, पहले से उसका काम हो चुका है, उस काम को हम दोबारा से कंप्यूटराइज में करते हैं और उनके रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं ओल्ड सिस्टम से। अगर ये सही रहा तो फिर काम करेंगे, अदरवाइज उसके जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो देखेंगे। ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है एंड लेस रिस्की होता है पैरेलल रन की तुलना में, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपके पास प्रीवियस डेटा रहता है और आप जब ऑफ टाइम में हो तब आप वो काम करते हो, पहले के डेटा को ऐड करते हो, इसलिए आपके करंट ऑपरेशंस को अफेक्ट भी नहीं करता है ये ना। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज एन इकोनॉमिक कन्वर्जन स्ट्रेटजी, ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है, सस्ता ही है। इट रिड्यूसेस द रिस्क, इसमें भी रिस्क बहुत कम हो जाता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि समटाइम्स सम ऑपरेशंस रिमेन्स अनटेस्टेड। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जो पिछले महीना, 2 महीने या 1 साल में नहीं आया हो, और उस तरह का सिचुएशन अगर अगली बार आ जाता है तो वो चीज अनटेस्टेड रह जाएगा। नाउ ऐसा ही एक और मेथड की बात हम लोग करेंगे। एक और, बेसिकली 4 तरह के मेथड होते हैं, तो 3 मेथड तो हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट और चौथा मेथड है हमारा फेज्ड मेथड। तो फेज्ड मेथड को क्या कहते हैं? ये कहता है कि इसमें हम लोग पूरे सिस्टम को एक साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि पार्ट ऑफ सिस्टम को बिल्ड करेंगे ऑल यूजर के लिए और इसे रिप्लेस करेंगे ओल्ड सिस्टम से स्टेजेज वाइज। मतलब फर्स्ट स्टेज में कुछ पार्ट को, फिर अगले स्टेज में कुछ पार्ट को, फिर अगले स्टेज में कुछ पार्ट को, मतलब धीरे धीरे चेंजेस करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है? there is a negligible chance of any type of problem in the system as it is tested on every stage, क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टेज पे इनका टेस्टिंग हो जाता है। इट सीम्स मोर यूजर फ्रेंडली, ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक बार में चेंज नहीं हुआ है, ये थोड़े थोड़े करके चेंज हुए हैं। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फुल इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम के पूरा इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए इसमें आपको कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है, ज्यादा ही वक्त लगता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं चेंज ओवर। आप जैसे भी करो, जैसे भी आप चेंजेस करो, तो ये सारे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सब मेथड से चेंज करने के, डायरेक्ट चेंज ओवर था, पैरेलल रन था, पायलट रन था, या फिर फेज्ड मेथड था। नाउ चेंजेस इन एनी सिस्टम जनरली प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। कोई भी सिस्टम में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो बेसिकली पॉजिटिव रिजल्ट के लिए ही चेंजेस करते हैं, और जो भी चेंजेस करते हैं उससे कंपनी का टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है। चेंज इज एक्साइटिंग तो है फॉर दोज हु एडॉप्ट इजिली। अब हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे भी स्टाफ होते हैं जिनको चेंजेस एक्साइटिंग लगते हैं, बट कुछ ऐसे भी इम्प्लॉइज होते हैं जो चेंजेस नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट लाइक चेंजेस बिकॉज दे फाइंड डिफिकल्ट टू एडॉप्ट, वो इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं नए चेंजेस को, तो उनके लिए चेंजेस थोड़ा परेशानी का कारण हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह से हम चेंजेस करें तो चेंजेस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। जैसे पहला है प्लान फॉर प्रोसीजर चेंजेस। सबसे पहले से ही आप अपने एम्प्लॉय को या अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ये बता के रखो कि
हमारा प्रोसीजर चेंज होने वाला है, हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसका पहले प्लान करो, प्रोसीजर को किस तरह से चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है, प्रॉपर प्लानिंग। उसके बाद बिल्ड अवेयरनेस। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉय को चेंजेस, प्रोसीजर के चेंज के बारे में पहले से अनाउंस करके रखो कि फलाने डेट को चेंज होने वाला है, फलाने डेट से इस तरह से काम होगा, ताकि उनको पहले से ये पता रहे कि हाँ चेंजेस होने वाले हैं, तो इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स। चेंज होने से पहले सबको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए कि ये नया चेंजेज होगा, उसमें ये प्रोसीजर रहेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, ताकि वो लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए पहले से कि क्या क्या चेंज होने वाला है। एक तरह का उनका ट्रेनिंग हो जाएगा हल्का फुल्का। नाउ उसके बाद फिर इतना करने के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स को देख के प्रोजेक्ट के बारे में या नए चेंजेस के बारे में कुछ समझ लेंगे। फिर उनको ट्रेनिंग ऑफर किया जाए नए चेंजेस का। नए चेंजेस जब कर लिए जाए तो उनसे उसके लिए उनको ट्रेनिंग ऑफर किया जाए कि भाई आप लोग ये ट्रेन हो जाओ, या स्टाफ को लर्न टू चेंज द प्रोसीजर, प्रोसीजर किस तरह से चेंज हो रहा है इनके बारे में, या उस प्रोसीजर का ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट पॉलिसी चेंजेस स्लोली। जो भी पॉलिसी चेंज करना है वो ऐसा नहीं कि एकदम से किया जाए। चेंज वन प्रोसीजर एट ए टाइम, एक एक प्रोसीजर एक एक समय में चेंज करो। वंस द एम्प्लॉय हैव बिकम फेमिलियर विद द न्यू प्रोसीजर, देन यू कम टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। मतलब पहले एक प्रोसीजर को चेंज करो, और जब उस प्रोसीजर के हिसाब से हमारा एम्प्लॉय फेमिलियर हो जाए तो फिर अगला प्रोसीजर चेंज करो। आस्क फॉर फीडबैक। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे चेंज होने के बाद उनका फीडबैक लो, जैसे उनसे सजेशंस लो, उनकी आइडियाज लो, उनके कमेंट्स लो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद लिसन टू योर एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस कर दिए जैसे कर दिए भाई आप एक्सेप्ट करो, नहीं। जो भी इम्प्लॉयज है हमारे, उन इम्प्लॉय से फीडबैक लेने के बाद उसके हिसाब से भी थोड़ा सोचो कि उनके फीडबैक कैसे हैं, इम्प्लॉय क्या चाह रहे हैं, किस तरह से इम्प्लॉय चेंजेस चाह रहे हैं, इम्प्लॉय का क्या आइडिया है, नए चेंजेस के बारे में इम्प्लॉय के आइडिया क्या है, और इम्प्लॉय के सजेशंस क्या हैं। इन चीजों को देखते हुए चेंज करना चाहिए। तो ये सारे कुछ स्टेजेस हैं जिनका यूज करके हम कोई चेंजेस करते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल कन्वर्जन। छोटा सा टॉपिक है। तो जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस के लिए बहुत सारे हमारे पास डेटा जो पहले से हैं, उन डेटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो डेटा को कन्वर्ट करना ही कहलाता है फाइल कन्वर्जन। हो सकता है पहले से हम अपने डेटा को एक्सेल फाइल में रखते हो, और अब सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डेटाबेस में रखना हो, या किसी अलग फॉर्मेट में रखते हो। वहां से अब हमको, जब हम नया सिस्टम लाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे जो फाइल का फॉर्मेट है उन्हें चेंज करना पड़े अदर फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि फाइल इन वर्ड परफेक्ट फॉर्मेट में पहले से था, अब उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखना पड़ रहा है। फॉर सक्सेसफुल कन्वर्जन अ कन्वर्जन प्लान इज रिक्वायर्ड। इसके लिए भी हम एक सक्सेसफुल कन्वर्जन प्लान बनाएंगे, विच इंक्लूड्स, उस प्लान में क्या क्या होगा। नॉलेज ऑफ द टारगेट सिस्टम, कि टारगेट सिस्टम हमारा किस तरह से काम करेगा, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम कैसे काम करता था। उसके बाद टीम वर्क, अकेले तो चेंजेस नहीं हो सकते हैं सारे फाइल्स, उसमें टीम लगाना पड़ेगा। फिर कुछ ऑटोमेटेड मेथड्स अगर हैं तो ऑटोमेटेड मेथड्स का यूज किया जा सकता है, टेस्टिंग किया जा सकता है पैरेलल ऑपरेशन करके। उसके बाद कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए। उसके बाद अपडेटिंग द सिस्टम, या फिर यूजर डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें भी अपडेट करना जरूरी है। मेनी पॉपुलर एप्लीकेशन सपोर्ट ओपनिंग एंड सेविंग अदर फाइल फॉर्मेट्स ऑफ द सेम डेटा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो अपने फाइल को पीडीएफ में भी सेव करता है, वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव करता है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कन्वर्ट करा सकते हैं। नाउ जब कोई भी चेंजेस करते हैं हम लोग, या फाइल कन्वर्जन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए हमें साइट प्रिपरेशन करना पड़ता है। किस जगह पे चेंज करने हैं, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंज करने हैं। तो पहला है हमारा साइट प्रिपरेशन। तो साइट प्रिपरेशन के लिए
Your guidelines help to prepare your sites for the delivery and installation of your server. आपके सर्वर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा, आपका प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा। तो सबसे पहला काम होता है इसमें साइट सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इज द फर्स्ट कंसिडरेशन। सबसे पहले हम लोग साइट सिलेक्शन करेंगे, उनके लिए प्लानिंग करेंगे और उनका प्रिपेयर करेंगे इंस्टॉलेशन। उसके बाद डिटरमाइन वेदर अ न्यू साइट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड और अल्टरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द एग्जिस्टिंग साइट। पहले तो ये देखेंगे कि या तो हम नया साइट ही बना रहे हैं या फिर पुराने साइट को ही अल्टर करके उसमें कुछ चेंजेस करना है। उसके बाद एक्सेस, सेकंड पॉइंट है एक्सेस। डिफाइन द एक्सेस रूट, उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा उसका रूट डिफाइन करना। उस पे हम अपने डॉक्स को लोड करना, अपने डेटा प्रोसेसिंग एरिया को बिफोर डिलीवरी और सर्वर को डिलीवर करने से पहले अपने सारे डेटा को वहां पे रखना, उनका एक्सेस रूट कैसा है। उसके बाद एकॉस्टिक्स नॉइज emission data allows you to assess noise levels of your data processing equipment। जो भी हमारे डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अगर साउंड से रिलेटेड है, एकॉस्टिक से रिलेटेड है, तो उनको चलाकर देखना कि भाई ये किस तरह से इनका क्या रोल है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, और भी कुछ चीजें हैं साइट प्रिपरेशन में, जैसे अगर हम कहीं भी किसी काम के लिए कोई साइट बना रहे हैं जहाँ पे हमें अपना न्यू सिस्टम लगाना है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सर्वर के लिए एयर कंडीशनिंग का भी जरूरत पड़ता है। तो एयर कंडीशनिंग का डिटर्मिनेशन करेंगे कि हाँ एयर कंडीशन की जरूरत है कि नहीं, और जरूरत है तो उसे हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कितने टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए उनके लिए। दूसरा, कंप्यूटर रूम लेआउट, जो भी हमारा कंप्यूटर का रूम रहेगा उसका उसका लेआउट बनाना। उसके बाद कंप्यूटर रूम लोकेशन, जो भी कंप्यूटर का रूम होगा उसका लोकेशन देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स हमारे बहुत सारे चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं, तो उन फैक्टर्स के हिसाब से। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिजाइन क्राइटेरिया, जहाँ भी हमारा कंप्यूटर रहेगा या जहाँ भी इस पे काम किया जाएगा सर्वर पे, तो उनका डिजाइन किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जिस भी जगह पे हम कंप्यूटर लगा रहे हैं उनका फ्लोरिंग कैसा है। सिर्फ फ्लोरिंग ही नहीं, और भी चीजें जैसे लाइटिंग कैसा है, फ्लोरिंग कैसा है। तो वहां पे हम लोग पहले तो फ्लोर कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उन जगह का फ्लोर कंस्ट्रक्शन कैसा है, फ्लोर का लोडिंग कैसा है। उसके बाद जनरल पावर इंफॉर्मेशन की वहां पे बिजली की स्थिति कैसी है, उनके पावर हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करेगा कि नहीं, लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं। और प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना होगा तो टेलीफोन लाइंस वहां पे है कि नहीं, फैक्स लाइंस है कि नहीं, रिमोट सपोर्ट फैसिलिटीज है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखेंगे। इन सब के हिसाब से हम साइट प्रिपेयर करते हैं। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।